Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel JK Commerce Classes. As we have launched MCQ series in this channel, so इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आज हम आप लोग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के 10 MCQs लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? तो ऑप्शंस है ए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, बी प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कॉस्ट एनालिसिस, सी इनपुट रिवार्ड एनालिसिस एंड डिसीजन, या डी इकोनॉमी इन्वॉल्वमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स थ्योरी और मैनेजरियल थ्योरी के कॉम्बिनेशन को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि इनमें से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो पहला है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। दूसरा प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। तीसरा है इनपुट रिवार्ड एनालिसिस एंड डिसीजन, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंडर कंसीडर नहीं करेंगे। चौथा है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट एनालिसिस, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। तो इनमें से हमारा ए, बी और डी ये तीनों मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स हैं। तो जो हमारा सही कॉम्बिनेशन है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड, ए बी डी, ये तीनों हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू अ हायर आइसोक्वेंट ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एन इनपुट, द कर्व कंबाइनिंग द सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पोजिशन इज नोन एज। जब इनपुट की प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हायर आइसोक्वेंट की तरफ शिफ्ट करता है तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, दूसरा प्राइस फैक्टर कर्व, तीसरा एक्सपेंशन पाथ और चौथा है प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पे आइसोक्वेंट को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो जब इनपुट की प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हायर इंडिफरेंस कर्व की ओर शिफ्ट करता है तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम प्राइस फैक्टर कर्व के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, प्राइस फैक्टर कर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, बी मार्जिनल कॉस्ट राइजेज एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट, सी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज कॉस्ट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, या फिर डी एवरेज कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। तो यहाँ पे जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच के रिलेशनशिप्स के स्टेटमेंट्स हैं। तो आइए पहले हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर्व का डायग्राम बना लें इस तरह से। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे नीचे से कट कर रहा है। तो इसके लिए आइए ऑप्शंस में देखते हैं और पता करते हैं कि ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है एज़ कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हमारा अगला स्टेटमेंट है मार्जिनल कॉस्ट राइजेज एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से
इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। हमारा अगला स्टेटमेंट है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज कॉस्ट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट कर रहा है। तो ये ऑप्शंस भी हमारा सही है। हमारा अगला स्टेटमेंट है एवरेज कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है, लेकिन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, जबकि ऐसा नहीं है। Now our next question is cost plus pricing is not switchable for। cost plus pricing किसके लिए switchable नहीं है? तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है पहला प्रोडक्ट टेलरिंग, दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, तीसरा मोनोस्पोनी प्राइसिंग और चौथा है पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने की स्ट्रेटजी है जिसमें प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट को जोड़ने के बाद डिटरमाइन की जाती है। मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में और उसकी मार्केटिंग में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुए हैं उन सारे कॉस्ट को ऐड करने के बाद जब सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की जाती है तो उसे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को हम ब्रेक इवन प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन गोल को मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज नॉट स्विचेबल फॉर। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए स्विचेबल नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्विचेबल नहीं है। Now our next question is Professor J. Robinson measured monopoly power in terms of। प्रोफेसर जे रॉबिन्सन ने मोनोपोली पावर को किस टर्म में मेज़र किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए इलास्टिसिटी, बी मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस, सी मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, या फिर डी प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट। तो प्रोफेसर जे रॉबिन्सन ने मोनोपोली पावर को इलास्टिसिटी के टर्म में मेज़र किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए इलास्टिसिटी। प्रोफेसर जे रॉबिन्सन ने मोनोपोली पावर को इलास्टिसिटी के टर्म में मेज़र किया था। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का कौन सा फॉर्मूला सही है? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, या फिर दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, या फिर थर्ड ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इनटू इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल प्राइस, या फिर फोर्थ ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करने का जो सही फार्मूला है वो है सेकेंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का सही फार्मूला है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एक्सपेक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट।
किसी नए प्रोडक्ट के मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है? तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन है मोनोपोली प्राइसिंग, दूसरा है स्कीमिंग प्राइसिंग, तीसरा पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, चौथा डिफरेंशियल प्राइसिंग। तो किसी न्यू प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने के लिए जो एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर किसी प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को इंक्रीज किया जा सकता है। ये स्ट्रेटजी मार्केट के ग्रोथ को बढ़ावा देती है और साथ ही कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन से ड्राइव आउट भी करती है। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी एग्जिस्टिंग कस्टमर के यूजेस को इंक्रीज करने में भी मदद करती है। तो जो न्यू प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को एक्सपेंड करने के लिए जो एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। Now our next question is, in case the firms makes varying investments on the different investment projects, the appropriate project evaluation technique would be which one of the following? जब फर्म अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करती है तो उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टेक्निक कौन सी है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, बी पेबैक पीरियड टेक्निक, सी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या फिर डी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए जो एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक होती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक क्या होती है? ये कैपिटल बेस्डिंग टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वाइबिलिटी या फिर प्रॉफिट्स को इवेल्युएट किया जाता है। इसके अंदर प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो को डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो से डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए जो एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। तो इसका सही ऑप्शन है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इन अजम्पशन में से कौन सा अजम्पशन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला रेशनैलिटी, दूसरा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तीसरा यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, चौथा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड मनी इनकम। तो सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? इस अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। इस अप्रोच के अंडर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे न्यूमेरिकली मेज़र किया जा सकता है। तो आइए हम अजम्पशंस को देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है। तो पहला है रैशनैलिटी, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। दूसरा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सेकंड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग भी है और ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सेकंड। और बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। थर्ड, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग भी है। चौथा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड मनी इनकम, तो ये भी हमारा कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड, डिमिनिशिंग यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आप लोग को ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या
गलत। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व हैज़ यूनिफॉर्म स्लोप्स ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के स्लोप्स हर पॉइंट्स पे यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के स्लोप्स जो हैं हर पॉइंट पर कांस्टेंट होते हैं। स्लोप्स को हम एरिया ऑफ डिमांड कर्व या फिर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूटिलिटी द मार्जिनल रेवेन्यू कॉरेस्पॉन्ड्स ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स। अगर प्राइस इलास्टिसिटी यूटिलिटी के बराबर है तो मार्जिनल रेवेन्यू हर पॉइंट पे मेल खाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। जब प्राइस इलास्टिसिटी यूटिलिटी के बराबर होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हर पॉइंट पे मेल खाता है। तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहां से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video and please like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.